हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं पेपर कोड बीपीएससी 134 राज्य एवं जिला स्तरों पर प्रशासनिक प्रणाली। पेपर कोड ज़रूर मैच कर लीजिएगा। जून सेशन वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। एक बात और कि अगर आपको इसके गेस्ट पेपर्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं shop.hindustanknowledge.com। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आएगा। यहाँ पे आपको सर्च सेक्शन में जाना है और अपना पेपर कोड सिंपली सर्च करना है। जैसे ये पेपर कोड है BPAC 134, यहाँ पे जाना है और आपको सर्च करना है BPAC 134। आपके जितने भी गेस्ट पेपर्स होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे, आप यहाँ से ले सकते हो। गेस्ट पेपर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं लिए गए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको 90+ स्कोर करने में हेल्प करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई दिक्कत है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं 9580023321 पर। ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। इन सभी चीज़ों का लिंक और आपको व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, राज्यपाल की भूमिका और कार्यों का वर्णन कीजिए। यानी हमें राज्यपाल की भूमिका और उसके कार्यों के बारे में बताना है। जब भी आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना, उसके बाद मुख्य बिंदु और लास्ट में कंक्लूजन यानी निष्कर्ष को लिखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन से। राज्यपाल भारत के प्रत्येक राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल राज्य में संविधान के अनुसार शासन चलाने का कार्य करता है। यानी राज्यपाल जो होता है ये संवैधानिक रूप से राज्य का प्रमुख होता है। जैसे पूरे देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, वैसे एक राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और ये संविधान के अनुसार कार्य करता है। जो संविधान में इसको कार्य शक्ति दी है उस हिसाब से वह राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करता है। यानी एक कड़ी के रूप में आप देखते हैं, पुल के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, लेकिन कुछ मामलों में उसे विवेकाधीन शक्तियां भी प्राप्त है। यानी हालांकि ये मंत्रिपरिषद के सलाह पर कार्य करता है, लेकिन कुछ मामलों में अधिक शक्तियां प्राप्त है या कार्य उनमें भी करता है। इंट्रोडक्शन के बाद अब बढ़ते हैं मुख्य बिंदुओं पर। राज्यपाल की भूमिका। राज्य का संवैधानिक प्रमुख। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक और संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य की सभी कार्यकारी शक्तियां उसके नाम से प्रयोग की जाती है। जैसे कि एक पूरे देश का कार्यभार राष्ट्रपति के आधार पे होता है। जो देश का पूरा प्रथम व्यक्ति होता है वो राष्ट्रपति को वैसे ही बोलते हैं। वैसे ही जो राज्यपाल है उन्हें राज्य का प्रथम व्यक्ति या प्रथम नागरिक समझा जाता है और इनके पास कार्यकारी शक्तियां होती हैं। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच सेतु का काम यानी एक पुल का काम करते हैं। राज्यपाल केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच समन्वय बनाने रखने का कार्य करता है। वह राज्य के स्थिति में राष्ट्रपति का अवगत कराता है। यानी राष्ट्रपति को अवगत कराता है राज्य की जो भी स्थिति है उसके बारे में। ठीक है, संविधान का रक्षक यानी ये संविधान का रक्षक भी होता है। राज्यपाल यह सुनिश्चित करता है कि राज्य में शासन संविधान के अनुसार चलाया जाए। यदि संवैधानिक व्यवस्था में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजी जाएगी। यानी जो भी राज्य की गतिविधियां हैं उनके बारे में राष्ट्रपति को सूचित करना तथा जो भी व्यवस्था है कानून के अनुसार उसे राज्य में अनुशासन के हिसाब से चलाना राष्ट्रपति का कार्य होता है और पूरी रिपोर्ट वो राष्ट्रपति को भेजते हैं राज्यपाल। राज्यपाल के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? सबसे पहले होता है कार्यपालिका संबंधी कार्य। यानी कार्यपालिका से जो संबंधित है, सबसे पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति यानी सीएम की नियुक्ति करता है राज्य में। मुख्यमंत्री की सलाह व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। यानी मुख्यमंत्री की सलाह पर जो और भी मंत्री होते हैं साथ में काम करने वाले उनकी नियुक्ति करता है। मंत्रिपरिषद को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। यानी शपथ दिलाने का कार्य होता है और नियुक्ति का कार्य इनका सर्वप्रथम होता है। राज्य के महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों आदि की नियुक्ति करता है। यानी अन्य जो राज्य के प्रमुख अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। विधायी कार्य क्या है? सबसे पहले है राज्य विधानसभा का अधिवेशन बुलाता है। यानी अधिवेशन बुलाने का कार्य करता है, स्थगित कर सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर विधानसभा को भंग कर सकता है। यानी ये चाहे तो विधानसभा को भंग भी कर सकता है, बुला भी सकता है और स्थगित भी कर सकता है आगे के लिए। विधानसभा के प्रथम सत्र को संबोधित करता है। यानी जो विधानसभा का प्रथम सत्र होता है उसको राज्यपाल ही संबोधित करता है।
राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर करता है, यानी जो राज्य विधानमंडल है उसमें जो भी विधेयक यानी कानून, जो भी जब भी कोई कानून होता है वो तब तक कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति के या राज्यपाल के सिग्नेचर उस पर नहीं होते हैं, तब तक वो विधेयक होता है। यानी हर विधेयक को कानून बनने के लिए हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है राज्यपाल की। आवश्यकता पड़ने पर किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रखा जा सकता है, यानी चाहे तो राष्ट्रपति जो है इसे अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके विधेयक को रोक भी सकता है। जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा होता तब अध्यादेश जारी कर सकता है, और राज्यपाल जो है जैसे विधानसभा का कोई भी सत्र नहीं चल रहा है तो भी अध्यादेश जारी करने का कार्य वो कर सकता है। वित्तीय कार्य क्या है, यानी फाइनेंशियल जो वर्क है उनका क्या है, राज्य का वार्षिक बजट उनकी अनुमति से विधानसभा में प्रस्तुत होता है, यानी राज्य का जितना भी खर्चा होगा, जितना भी वार्षिक बजट होगा वो सब विधानसभा में उनकी अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक केवल राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी कोई भी धन विधेयक, पैसे से रिलेटेड विधेयक तभी विधानसभा में जा सकता है जब उसे राज्यपाल की अनुमति होगी। राज्य का आकस्मिक निधि का संचालन, राज्य की जो आकस्मिक निधि है उसका संचालन भी राज्यपाल के हाथों होता है। न्यायिक कार्य, यानी न्याय के मामले में क्या क्या कार्य है, कुछ मामलों में दंड को कम करने, स्थगित करने व क्षमादान करने की शक्ति रखता है, यानी कुछ मामलों में ये क्षमादान, जैसे राष्ट्रपति ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसको पूरे भारत में ये शक्ति है कि वो मृत्युदंड यानी जो फांसी की सजा है उसे भी माफ कर सकते हैं, आजीवन कारावास में डालने की सजा दे सकते हैं। यानी ऐसे ही कुछ मामलों पर वो क्षमादान की शक्ति भी दे सकते हैं, दंड को कम भी कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर स्थगित भी कर सकते हैं। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका, यानी जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति में भी महत्वपूर्ण भूमिका राज्यपाल निभाता है। विवेकाधीन कार्य, यानी यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिले तो मुख्यमंत्री का चयन कर सकता है, यानी अगर बहुत सारे दल जो है वो सीएम के पद के लिए नियुक्त हुए हैं तो उसमें क्या करता है कि मुख्यमंत्री का चयन राज्यपाल कर सकता है, यानी जब बहुमत स्पष्ट ना हो। राज्य में संवैधानिक संकट होने पर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है, यानी कई बार जैसे मणिपुर में जो है स्थिति खराब हो गई थी तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। क्यों लगाया गया था? क्योंकि वहाँ संवैधानिक संकट आ गया था। ऐसे ही किसी राज्य में अगर संवैधानिक संकट आ जाता है तो ऐसी स्थिति में ही वो राष्ट्रपति से सलाह लेकर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में अपने विवेक से निर्णय, यानी ऐसी कुछ परिस्थितियां हो सकती हैं जिनमें वो अपने दिमाग से, अपनी विवेक से निर्णय ले सकते हैं। निष्कर्ष की तरफ पढ़ते हैं। आप इसमें उदाहरण मणिपुर का दे सकते हैं, न्यायिक कार्यों में भी उदाहरण दे सकते हैं जो भी आपको सूटेबल लगे। साथ ही निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। राज्यपाल भारतीय संसद व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है। उसका मुख्य कार्य राज्य में संविधान के अनुसार शासन सुनिश्चित करना है, सरकार को सुचारू रूप से चलाने में सहायता देना तथा केंद्र और राज्य के बीच समन्वय बनाने का कार्य करता है। यानी राज्यपाल जो है भारतीय संविधान के, जैसे पूरे देश पर एक राष्ट्रपति होता है वैसे एक पूरे राज्य पर राज्यपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये प्रथम नागरिक होता है, सरकार को चलाने से लेकर कानून बनाने से लेकर और केंद्र और राज्य के बीच समन्वय बिठाने तक के कार्य करता है। यद्यपि वास्तविक कार्य पालिका शक्ति मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है, फिर भी राज्यपाल का पद लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक संतुलन बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे कि पूरे भारत में हम देखते हैं कि राष्ट्रपति पहला नागरिक होता है, राष्ट्रपति के पास शक्ति अधिक होती है, लेकिन सिर्फ वो नाम मात्र के लिए। वास्तविक जो शक्ति है, वास्तविक जो महत्व है वो प्रधानमंत्री का होता है। वैसे ही राज्यपाल के लिए भी कार्यकारी शक्ति सिर्फ नाम मात्र के लिए होती है, हालांकि मुख्यमंत्री इसका प्रमुख होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य चुनाव आयोग की भूमिका का परीक्षण कीजिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसमें हमें राज्य चुनाव आयोग की भूमिका के बारे में बताना है। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना से। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ जनता अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करती है, यानी एक लोकतंत्र व्यवस्था में जनता द्वारा अपने प्रतिनिधित्व को चुना जाता है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव आवश्यक है, यानी एक लोकतंत्र स्वतंत्र जो राष्ट्र है उसको मजबूत बनाने के लिए एक निष्पक्ष चुनाव का होना बहुत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से प्रत्येक राज्य में राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाता है, यानी प्रत्येक जो हम देखते हैं राज्य में राज्य चुनाव आयोग का गठन इसीलिए किया जाता है ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जा सके और जो जनता है वो अपनी मर्जी से अपना प्रतिनिधित्व चुन सके। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के और 243 ZA में के अंतर्गत राज्य चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। यह आयोग पंचायतों और नगर निगमों के चुनाव
स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराता है। यानी नगर निगम हो गए, पंचायत हो गए, इनके चुनाव के लिए जो आर्टिकल है संविधान में 243 के और 243ZA में दिया गया है, जहाँ राज्य चुनाव आयोग का गठन होता है। अगला है राज्य चुनाव आयोग की प्रमुख भूमिकाएं, यानी क्या क्या भूमिकाएं हैं। सबसे पहले चुनाव का आयोजन, सबसे पहला कार्य होता है कि चुनाव को आयोजित किया जाए। ठीक है, राज्य चुनाव आयोग पंचायत, नगर पालिका तथा नगर निगम के चुनाव समय पर कराता है। चुनाव की पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की ही होती है, यानी पूरा जिम्मेदारी चुनाव आयोग उठाता है, पूरे चुनाव की स्थिति को तैयार करता है। मतदाता सूची तैयार करना, यानी जो मतदान की सूची है उसको तैयार करना। चुनाव आयोग नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल करते हैं तथा समय समय पर उनका संशोधन भी करना होता है, जिससे सभी पात्र नागरिक, जो योग्य नागरिक हैं, उनको मतदान देने का अवसर मिल सके। यानी समय समय पर बदलाव, जैसे आज कोई 17 का, अगले साल वो 18 का होगा, अगले साल ही वोट होना है, तो उसमें जो बदलाव है वो भी किए जाते हैं। ये भी कार्य चुनाव आयोग का होता है। चुनाव कार्यक्रम घोषित करना, यानी चुनाव की तिथि, नामांकन, प्रचार, मतदान, मतगणना का कार्यक्रम आयोग तय करता है, उसकी सूचना जनता को देता है। यानी कब चुनाव होंगे, कब खत्म होंगे, कौन कौन इसमें भाग लेगा, यानी और चिन्ह भी, जो चुनाव के चिन्ह होते हैं वो भी चुनाव आयोग ही प्रस्तुत करता है। निष्पक्ष चुनाव को सुनिश्चित करना, यानी निष्पक्ष चुनाव को सुनिश्चित करना प्रमुख कार्य होता है। आयोग चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करता है तथा चुनाव के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था पर निगरानी रखता है। अगर आपने कभी वोट दिया हो तो आपने देखा होगा कि चारों तरफ जो है बहुत अच्छा प्रशासनिक व्यवस्था की जाती है, पुलिस व्यवस्था की जाती है, जिससे क्या हो, निष्पक्ष स्वतंत्र लोग विचारों से लोग अपना मत दे सके, किसी का भी दबाव उन पर ना हो। आदर्श आचार संहिता का पालन, चुनाव के समय आयोग राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के आदर्श आचार संहिता का पालन करवाता है ताकि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से हो सके। यानी आचार संहिता का पालन करवाते हुए निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव किए जाते हैं। चुनाव परिणाम घोषित करना, यानी जो चुनाव हो चुके हैं, जिनकी तिथि भी आ चुकी है, अब उनके परिणामों की बारी है। मतदान समाप्त होने के बाद आयोग मतगणना कराकर परिणाम घोषित कराता है, यानी मतगणना करने के बाद उसका परिणाम घोषित करता है। विजयी उम्मीदवार को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है कि ये जीत गए हैं। ऐसे अब इनके महत्व की बात कर लेते हैं। राज्य चुनाव आयोग का महत्व, यानी क्या क्या महत्व है राज्य चुनाव आयोग के। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, यानी जो बिल्कुल आप कहते हैं कि पूरे राष्ट्र के चुनाव के बारे में तो हम बात करते हैं, लेकिन वो जगह जहाँ बिल्कुल जड़ से हम बात करते हैं, वहाँ लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। एक गाँव, एक नगर से लेकर एक राष्ट्र तक का निर्माण करता है। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखता है, यानी बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव कराए जाते हैं। जनता के मताधिकारों की रक्षा की जाती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र स्तर पर जन प्रतिनिधियों का सही चुनाव सुनिश्चित कराता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों का विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी जहां एक निष्पक्ष और स्वतंत्र लोगों को मत डालने का अधिकार होगा, अपना प्रतिनिधित्व चुनने का अधिकार होगा, वहां लोकतंत्र पर लोगों का विश्वास और अधिक जो है बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं चुनौतियों की तरफ कि चुनाव आयोग के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं। तो राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावना, कई बार आप देखते हैं कि राजनीतिक पार्टियां जो है इसमें हस्तक्षेप कर देती हैं। चुनाव में धनबल और बाहुबल का प्रयोग, यानी कई बार देखते हैं कि जो चुनाव पार्टियां हैं वो धन का प्रयोग करके या बाहुबल का प्रयोग करके, शक्ति का प्रयोग करके मत जो है बटोरने की कोशिश करते हैं। मतदाता जागरूकता की कमी, यानी कई बार लोग जो है इनके बहकावे में आ जाते हैं, कुछ एक दो चीज़ गिफ्ट विफ्ट बांट दिए, उसमें आकर अपना वोट उनको दे देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये सही नहीं, उन्हें उसी को वोट देना चाहिए जिसके कार्य उनको सही लगते हैं। चुनावी हिंसा और फर्जी मतदान जैसी समस्याएं, कई बार फर्जी मतदान जैसी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। कई राज्यों में संसाधनों और कर्मचारियों की कमी, कई जगह पे हम देखते हैं संसाधन और कर्मचारी की मात्रा भी कम होती है। निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। राज्य चुनाव आयोग स्थानीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है। इसकी निष्पक्षता और स्वतंत्रता से पंचायतों तथा नगर निगमों के चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हो पाते हैं। यानी हम देखते हैं कि जो राज्य चुनाव आयोग है ये लोकतंत्र को सबसे महत्वपूर्ण स्थान है जिसमें हम निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव देख सकते हैं। यदि आयोग को पर्याप्त संसाधन, आधुनिक तकनीकी और पूर्ण प्रशासनिक सहयोग मिले तो लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाया
जा सकता है। यानी आप देखें कि अगर चुनाव में संसाधन पर्याप्त हो, अधिक तकनीकी का प्रयोग किया जाए और लोकतंत्र व्यवस्था सही रहे, प्रशासन उसका पूर्ण सहयोग करे, अपना जो है हस्तक्षेप ना करे, तो ऐसी स्थिति में और अच्छा लोकतंत्र और मजबूत जो है चुनाव व्यवस्था के साथ प्रतिनिधित्व बनाया जा सकता है। इसलिए राज्य चुनाव आयोग की स्वतंत्र और कार्यक्षमता बनाए रखने में लोकतांत्रिक शासन के लिए अत्यंत आवश्यक है। यानी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखने में, स्वतंत्र कार्यक्षमता बनाए रखने में लोकतंत्र शासन का बहुत बड़ा हाथ है। क्वेश्चन खत्म होता है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ब्रिटिश काल में राज्य और जिला प्रशासन की भूमिका का वर्णन कीजिए। यानी ब्रिटिश काल में राज्य और जिला प्रशासन कैसा था उसके बारे में हमें बताना है। इंट्रोडक्शन एंड प्रस्तावना से शुरू करेंगे। ब्रिटिश शासन 1757 से 1947 के दौरान भारत में प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य जनता का विकास नहीं बल्कि ब्रिटिश सरकार के हितों की रक्षा करना था। यानी इस समय जो है भारत की में जो प्रशासन व्यवस्था थी उनका कहीं पर भी उद्देश्य जनता का विकास नहीं था, जनता के हित में नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार की रक्षा और उसे और मजबूत करना था। प्रशासन को इस प्रकार संगठित किया गया कि कानून व्यवस्था बनी रहे, करों की वसूली हो, ब्रिटिश शासन मजबूत रहे। राज्य और जिला प्रशासन व्यवस्था से सबसे महत्वपूर्ण अंग थे। यानी आप देख सकते हैं राज्य और जिला इसमें बहुत महत्वपूर्ण अंग थे, जिसमें प्रशासन जो है पूरा पूरा ब्रिटिश सत्ता के हाथ में था, ब्रिटिश के अधीन हो रखा था। ब्रिटिश शासन को ही मजबूत किया जा रहा था कर वसूल करके, कानून बनाकर। राज्य प्रशासन की भूमिका, यानी राज्य प्रशासन की क्या भूमिका थी। ब्रिटिश काल में भारत कई प्रांतों यानी राज्यों में विभाजित था। प्रत्येक प्रांत का प्रशासनिक गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन होता था। यानी हम देखते हैं कि पहले भारत जैसे आज हम देखते हैं, ऐसे आधुनिक भारत की तस्वीर जो है ये आज है, ये पहले नहीं थी। पहले जो राज्य है वो बहुत सारे भागों में अलग अलग विभाजित था, एक संगठित राष्ट्र नहीं था। इसमें जो अलग अलग प्रांत थे सभी के लिए गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर रखे गए थे, वही इसके ऊपर शासन करते थे। कानून और व्यवस्था बनाए रखना, यानी इनके प्रमुख जो कार्य थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। महत्व कार्य, राज्य प्रशासन का प्रमुख कार्य शांति सुरक्षा बनाए रखना, पुलिस प्रशासन के माध्यम से विद्रोह को दबाना था। यानी इनका पहला कार्य ये होता था कि शांति और सुरक्षा बनाए रखे, ताकि जो है सरकार के विरुद्ध कोई आवाज ना उठाए, और कोई आवाज उठाए तो पुलिस और प्रशासन के माध्यम से उन्हें दबा दिया जाता था। राजस्व संग्रह, यानी जो राजस्व है, जो रेवेन्यू है पूरा, भूमि कर और अन्य करों की वसूली राज्य प्रशासन की प्रमुख जिम्मेदारी थी। यही ब्रिटिश सरकार की आय का स्रोत थी। यानी कर और वसूली ही सबसे बड़ा स्रोत थी उनके राजस्व का। सरकारी नीतियों का पालन, ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए कानून और नीतियों को पूरे प्रांत में लागू करना राज्य प्रशासन का कार्य था। यानी राज्य प्रशासन क्या करता था, जितने भी कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए हैं उनका पालन कराना उनका पहला कार्य हुआ करता था। न्याय व्यवस्था का संचालन, राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय और अन्य न्यायिक संस्थाओं का संचालन किया जाता था ताकि कानून लागू किया जा सके। अच्छी न्याय व्यवस्था बनाई जाती थी ताकि जो है कानूनों का और ज़्यादा गहराई से और ज़्यादा संचालन किया जा सके, ताकि इन्हें लागू करने में जनता विद्रोह ना करे। विकास संबंधित कार्य, यानी जो विकास के कार्य करने थे, रेलवे, सड़क, डाक, तार जैसी सुविधाओं का विकास भी किया गया, लेकिन इसका उद्देश्य ब्रिटिश व्यापार और प्रशासन की सुविधाजनक बनाना था। यानी आप देखते हैं कि विकास का कार्य भी हुआ, रेलवे भी बनी, सड़क के लिए भी कार्य हुआ, डाक और तार जैसी सुविधाएं भी मिली, पर इनका कहीं भी उद्देश्य जनता का हित नहीं था, जनता की भलाई नहीं था। बस ब्रिटिश व्यापार को बढ़ाना था, उसको सुविधाजनक बनाना था और उस व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए था। जिला प्रशासन की भूमिका, यानी अभी हमने राज्य प्रशासन की भूमिका देखी, अब हम जिला प्रशासन की भूमिका देखते हैं। ब्रिटिश प्रशासन में जिला सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई है। प्रत्येक जिले का प्रमुख जिला अधिकारी हुआ करता था। यानी जो जिला है वो ब्रिटिश शासन में सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, और उसका जो हेड होता था, जो उसका प्रमुख होता था, वो जिला अधिकारी होता था। भूमि राजस्व की वसूली, यानी भूमि कर जो आप देते हैं, टैक्स जो होता है उसे देना। जिला अधिकारी किसानों की भूमि कर वसूलने का कार्य करता था। इसका कारण उसे कलेक्टर कहा जाता था, यानी उससे कलेक्टर के नाम से भी जाना जाता था, वसूली करने के लिए। कानून और शांति बनाए रखना, जिला अधिकारी जिले में पुलिस व्यवस्था को देखरेख करता था, शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाता था। यानी कानून व्यवस्था को बनाए रखना, सही तरीके से जो ब्रिटिश सत्ता के जो कानून लागू किए हैं उनका पालन करवाना और शांति बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी हुआ करता था। न्यायिक कार्य, यानी न्याय के मामलों में क्या क्या कार्य थे। जिला अधिकारी कई मामलों में न्यायिक अधिकार भी रखता था, छोटे मामलों को निपटाने के लिए। ऐसे छोटे मामले जो बड़े स्तर तक नहीं जा सकते, वो जिला अधिकारी अपने अंडर रख के मामलों को सुलटा देता था।
सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, सरकार के आदेश और योजनाओं को जिले में लागू करना जिला प्रशासन का कार्य था। यानी जिला प्रशासन का कार्य था, जो ब्रिटिश ने कानून बनाए हैं उन्हें लागू करना जिला स्तर पर। आपदा प्रबंधन, यानी बड़ी जो आपदाएं हैं जैसे अकाल पड़ना, बाढ़ आना, महामारी जैसी परिस्थितियों में राहत कार्यों का प्रबंधन भी जिला प्रशासन द्वारा किया जाता था। यानी अपने जिले में जो है कोई बाढ़ आ गई, कोई महामारी फैल रही है, कोई अकाल पड़ रहा है, तो उस स्थिति में राहत के लिए कार्य भी जिला प्रशासन ही किया करता था। ब्रिटिश प्रशासन की विशेषताएं क्या थी? प्रमुख विशेषताएं, प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत था, जनता की भागीदारी बहुत कम थी, यानी इसे जनता को भागीदारी मौका नहीं मिलता था, बल्कि प्रशासन अपने आप में बहुत जटिल और बहुत मजबूत बना हुआ था। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश हितों में कार्य करना, ब्रिटिश हितों की रक्षा करना था। भारतीय अधिकारों को सीमित अधिकार दिए गए थे, यानी जितने भी भारतीय अधिकारी काम करते थे उनको सीमित अधिकार प्राप्त थे। प्रशासन अनुशासन और नियंत्रण पर आधारित था, यानी पूरा अनुशासन बिल्कुल नियंत्रित व्यवस्था पर आधारित था। निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिटिश काल का राज्य जिला प्रशासन सुव्यवस्थित तथा संगठित था, लेकिन उनका उद्देश्य भारतीय जनता का कल्याण नहीं बल्कि ब्रिटिश शासन को मजबूत करना था। यानी हालांकि उन्होंने अच्छी तकनीकी का कार्य भी किया, रेलवे का विस्तार किया, शिक्षा का विस्तार किया, लेकिन वो बहुत अच्छा सुव्यवस्थित और संगठित है, लेकिन उनका उद्देश्य कभी भी भारतीयों का कल्याण नहीं था। उनका सिर्फ जितनी भी सुविधाएं थी वो ब्रिटिश शासन को मजबूत बनाने के लिए और सुविधाजनक बनाने के लिए थी। फिर भी जिला अधिकारी, पुलिस, राजस्व व्यवस्था, प्रशासनिक ढांचे जैसी संस्था आज भी भारतीय प्रशासन की महत्वपूर्ण आधार है। यानी उनके द्वारा शुरू किए गए जिला अधिकारी, पुलिस व्यवस्था और प्रशासन, रेलवे, इन सभी ने आज भी भारत के प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, आज उनका आधार निश्चित किया है, जिसे स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक और जन कल्याणकारी स्वरूप प्रदान किया है। इससे क्या होता है? एक लोकतंत्र और जन कल्याणकारी स्वरूप दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन की व्याख्या कीजिए। यानी संविधान के अनुसार केंद्र और राज्य के बीच कैसे शक्तियों को बांटा गया है ये हमें बताना है। इंट्रोडक्शन और प्रस्तावना से शुरू करेंगे। भारत एक संघीय व्यवस्था है, यानी संघ का मतलब क्या होता है? राज्यों का एक गुट, जहां पर जो संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियां बटी होती हैं। यहाँ जो शासन की शक्तियां हैं वो केंद्र और राज्य सरकार के बीच संविधान द्वारा बांटी गई हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य पूरे देश में एकता बनाए रखना और राज्यों को अपने स्थानीय मामलों का स्वतंत्र रूप से संचालन करने का अधिकार देता है। यानी प्रत्येक राज्य को अपना स्वतंत्र रूप से कार्य करने का, संचालन करने का जो है अधिकार ये देता है, और इसके ऊपर जो है केंद्र सरकार कार्य करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 और 255 तथा 7वीं सूची में शक्तियों के विभाजन के प्रावधान दिया गया है। यानी भारतीय संविधान का में दोनों शक्तियों के विभाजन की बात अनुच्छेद 245 और 255 में की गई है, और 7वीं अनुसूची में भी इस शक्तियों के विभाजन की बात की गई है। शक्तियों का विभाजन, यानी हालांकि जो है ये एक साथ एकता का व्यापार है, लेकिन यहाँ पर भी सब जगह शक्तियों का बंटवारा था। संविधान में 3 सूचियों में से विभाजित किया गया है। सबसे पहले है संघ सूची, जिसपे केंद्र सरकार कार्य करती है, केंद्र सरकार कानून बनाती है। संघ सूची में ऐसे विषय शामिल होते हैं जिनका महत्व पूरे देश के लिए होता है। इन विषयों पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। यानी जितने भी कानून है वो केंद्र सरकार ही बनाएगी, जैसे कि विदेशी मामले हो गए, या फिर बड़े मुद्दे हो गए, या अंतर्राष्ट्रीय लेवल के मुद्दे हो गए। जैसे इसके प्रमुख मुद्दे हम देख लेते हैं: रक्षा, विदेशी नीति, बैंकिंग, मुद्रा, सिक्का, रेलवे, डाक या तार। यानी जो भी मुद्रा चलेगी भारत में, बैंकिंग का कार्य हो गया, विदेशी नीति जो होगी, रक्षा का कार्य होगा, नागरिकता हो गया, ये सारे काम जो है केंद्र के हाथों होते हैं। इसमें कुल 100 विषय आते हैं। अगला है राज्य सूची। राज्य सूची में राज्य कानून बनाता है, इसमें केंद्र का हस्तक्षेप नहीं होता है, और केंद्र सूची में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता है। राज्य सूची में ऐसे विषय आते हैं जिनका संबंध मुख्य रूप से राज्यों के प्रशासन और स्थानीय आवश्यकताओं से होता है। इन पर सामान्यतः राज्य सरकार कानून बनाती है। यानी जो कानून बनाने वाले संस्था है वो राज्य होती है, राज्य ही इस पे आवश्यक नीतियां बनाती है। इसके प्रमुख विषय है पुलिस, लोक व्यवस्था, कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, भूमि और भू राजस्व। यानी ये जितने भी विषय हैं, इसमें टोटल 61 विषय आते हैं। इन विषयों पर केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है, केंद्र इस पे हस्तक्षेप नहीं करेगी। आगे बढ़ते हैं। समृद्धि सूची।
समृद्धि सूची में दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। समृद्धि सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। यदि विषय पर दोनों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है तो केंद्र का कानून प्रभावी माना जाएगा। यानी जो ये विषय है, जैसे शिक्षा है, वन है, विवाह है, तलाक है, श्रम कानून है या जनसंख्या नियंत्रण है, इन पर दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों के कानूनों में कभी भी टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसे में जो है केंद्र को प्राथमिकता दी जाएगी। केंद्र की जो अनुशासन है उसको ही माना जाएगा, उसके ही कानून को माना जाएगा। बिजली इत्यादि, इसमें कुल 52 विषय आते हैं। अवशिष्ट शक्तियां यानी वे शक्तियां जो विषय किसी भी सूची में शामिल नहीं, यानी इन तीनों ही सूचियों में जो विषय शामिल नहीं है उन्हें अवशिष्ट विषयों कहा जाता है। जैसे भारतीय संविधान के अनुसार विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को प्राप्त होता है, जैसे साइबर अपराध या डिजिटल तकनीकी। ये किसी भी सूची में नहीं है, परंतु ये अवशिष्ट विषय है और इन पर कानून जो है केंद्र सरकार बनाती है। विशेष परिस्थितियों में केंद्र की शक्ति, यानी केंद्र की शक्ति कुछ परिस्थितियों में बहुत बढ़ जाती है। जैसे कुछ विषय हैं, राष्ट्रीय आपातकाल लागू करना, यानी कभी भी राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो केंद्र प्राथमिकता देगा, ऐसे में राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यदि राज्यसभा राष्ट्रपति हित में प्रस्ताव पारित करे 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर या फिर अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति, यानी ये स्थितियां हैं जिन पर जो है केंद्र सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। कुछ विषयों पर केंद्र की शक्तियां यहाँ ज्यादा होती हैं। शक्तियों के विभाजन का महत्व, यानी शक्तियों का विभाजन जो हुआ इसका महत्व क्या है, इसकी प्रासंगिकता क्या है, आइए बढ़ते हैं। केंद्र राज्य के बीच कार्यों का स्पष्ट बंटवारा होता है, यानी दोनों के बीच उनके कार्य विभाजित हैं ताकि दोनों में कभी भी टकराव की स्थिति उत्पन्न ना हो। उत्पन्न होने पर, जैसे जो विषय भी हमने समृद्धि सूची में पढ़े, उन पर अगर कभी होता है टकराव तो केंद्र को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रशासन अधिक प्रभावी और व्यवस्थित बना रहता है, यानी इसमें व्यवस्था एकदम निश्चित सुदृढ़ बनी रहती है। राज्यों को स्थानीय समस्याओं का समाधान का अधिकार, यानी राज्यों को भी अधिकार इसमें मिल जाता है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता मजबूत होती है। लोकतांत्रिक और संघीय व्यवस्था को मजबूती मिलती है, यानी लोकतंत्र व्यवस्था और संघीय व्यवस्था यहाँ पर मजबूत होती है। निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन बहुत ही सोच समझ कर किया गया है, ताकि क्योंकि राज्य पहले अलग अलग प्रांतों में विभाजित था, ऐसे में उन्हें जोड़ने के लिए, एक राष्ट्र बनाने के लिए जरूरी था कि उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने की आज़ादी दी जाए। ऐसे में केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों को विभाजन करना एक बहुत अच्छा विचार था। संघ सूची, राज्य सूची, समृद्धि सूची के माध्यम से दोनों स्तरों की सरकार को जिम्मेदारियां स्पष्ट की गई हैं। यह व्यवस्था राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के साथ साथ राज्यों को आवश्यक स्वायत्तता भी प्रदान करती है, यानी एकता भी बनाए रखती है और राज्यों को अलग से जो है आज़ादी भी देती है। इसलिए शक्तियों का यह संवैधानिक विभाजन भारतीय लोकतंत्र और संघीय व्यवस्था, शासन व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता, यानी भारतीय संविधान में, भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था में और संघीय शासन प्रणाली में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, विशेषता रखती है। यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस कवर होते हैं। गेस्ट पेपर्स अगर आपको लेने हैं, नोट्स अगर आपको लेने हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। साथ ही अपना जो आंसर है वो इसी पैटर्न में लिखना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना, उसके बाद मुख्य बिंदु यानी जो मेन बॉडी होती है जिसमें आप अपने उदाहरण जो भी आपको उसके बारे में पता है वो लिखेंगे और लास्ट में कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। अगर आप इस पैटर्न में अपना आंसर लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा आंसर एक बनकर निकलेगा। साथ ही वो क्वेश्चन आपको पहले करने हैं जो बहुत अच्छे से आते हैं, बाद में उन क्वेश्चनों को करना है जो आपको थोड़े से कम आते हैं। और वर्ड लिमिट और टाइम मैनेजमेंट सही रखना है, क्योंकि आप देखते हैं कि जो एग्जामिनर है वो ये देखता है कि आप जो फर्स्ट एक्सप्रेशन होता है वही लास्ट एक्सप्रेशन होता है। आपका पहले 2 क्वेश्चन अगर एग्जामिनर को प्रभावित कर देते हैं तो आगे के जो आंसर है वो उसमें आपको जो आपने थोड़ी बहुत गलतियां भी की होंगी वो एग्जामिनर इग्नोर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले 2 क्वेश्चन अच्छे कर दिए और बाद में कुछ भी लिख दिया, नहीं, रिलेवेंट चीज़ें लिखनी है और लिमिटेड वर्ड्स में चीज़ें लिखनी है, ज़्यादा भरना नहीं है। जितने ऐसा ना हो 2 या 3 क्वेश्चन करने में आपका टाइम चला गया और लास्ट के क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं बचा, तो टाइम मैनेजमेंट भी करना है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको टिप्स अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पेपर के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक।